नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री माता जी निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट द्वारा पुणे और लखनऊ से वृहद स्तर पर ऑनलाइन सहज योग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 और 21 जून को सुबह 10 बजे लखनऊ से ऑनलाइन सहज योग ध्यान के माध्यम से लोग आत्मा साक्षात्कार करेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे से पुणे स्थित सहज योग ध्यान केंद्र से ऑनलाइन सहज योग ध्यान कार्यक्रम का संचालन कर जीवन की समस्याओं से निदान और जीवन में आनंद की अनुभूति कराई जाएगी। बता दें कि सहज योग आज का महायोग है। सहज योग ध्यान द्वारा कुंडलिनी जागरण कर वर्तमान समय में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सहज योग केवल एक क्रिया का नाम नहीं है, यह वह तकनीक भी है जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जा रहा है। यह मुख्य रूप से आत्मबोध का प्रचार है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। सहज योग में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है और कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है, इसके बारे में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने सहज योग विशेषज्ञ प्रमोद सिंह से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं सहज योग में क्या रहस्य छिपा हुआ है। इस समय हमारे साथ प्रमोद सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हम सहज योग करके अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं और इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सागर, और मैं आपको बस 4-5 मिनट के अंदर इस चार्ट के माध्यम से ये जो चित्र बना हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जो आपने सवाल किया कि सहज योग में योग कैसे प्राप्त होता है और कैसे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो इस चार्ट में आप बस देखने में तो बहुत आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं आसानी से समझा देता हूँ 2-3 मिनट के अंदर। आप 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये 3 लाइनें बनी हुई है लंबी लंबी। ये ब्लू कलर की लाइन है, फिर ये येलो कलर की लाइन है और बीच में सफ़ेद वाइट रंग की लाइन है। ये पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, ये बीच वाली लाइन पे ये 7 चक्र बने हुए हैं। ये 7 चक्र बने हुए हैं और इन सभी चक्रों का महत्व है, सबकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूंगा अभी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो सबसे नीचे वाला चक्र है, इसके ठीक ऊपर ये त्रिकोणाकार एक आप चित्र देख रहे हैं और इसके अंदर ये 3.5 कुंडल, ये कुंडल मार करके एक शक्ति बैठी हुई है। ये कुंडलिनी शक्ति है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा बहुत संक्षिप्त में। जैसे ही आप ये समझेंगे, एक आम इंसान, आम व्यक्ति जैसे ही इसको समझेगा, तो वो समझ जाएगा कि जो सहज योग मेडिटेशन है या कोई भी ध्यान है, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है, कैसे हम योग को प्राप्त करते हैं, कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और अब हम फिर ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले लाइन देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में ठीक बीचों बीच अगर 3 भाग में बांटे तो सबसे बाईं तरफ ये ब्लू कलर की जो लाइन है, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। अगर इसको साधारण भाषा में समझें, हमारे शरीर के बाईं तरफ है तो लेफ्ट चैनल बोल सकते हैं। साहित्यिक और आध्यात्मिक भाषा में इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और इसके सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है, हमारे साथ आज से पहले यानी भूतकाल में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उन सब का लेखा जोखा, सबकी रिकॉर्डिंग, सबका इससे नियंत्रण है। और शरीर के बाएं तरफ जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबका नियंत्रण इस नाड़ी की शक्ति से होता है। हमारे आम जीवन में कोई भी इच्छा, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो इसी लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी की वजह से करते हैं। अगर ये ईड़ा नाड़ी अपना सही कार्य नहीं कर रही है तो इंसान एक्सेसिव इच्छा करने लगेगा या एकदम उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सोचिए हमारे आम जीवन में कितना उसका असर होता है। तो ये पहली लाइन है, नाड़ी है, जिसका हमने आपको समझाया। दूसरी ये जो पीले रंग की लाइन है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। ये हमारे शरीर के दाहिने तरफ है और हमारे शरीर के दाहिने तरफ जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, उसका ये नियंत्रण करती है। इसका नाम पिंगला नाड़ी है और राइट साइड में है, इसलिए इसको हम राइट चैनल भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और इसका जो, जैसे इस वाली नाड़ी का भूतकाल के लिए इसका नियंत्रण था, ये भविष्य के हमारी जितनी चिंताएं हैं, जितने विचार हैं, सब इससे गवर्न होते हैं, इससे नियंत्रित होते हैं। अब तीसरा चलते हैं, जो बीच वाली लाइन है सफ़ेद रंग की, इसका ये मध्य में है। जैसे ये भूतकाल की थी, ये भविष्य की थी, तो ये वर्तमान की है। अगर ये हमारी नाड़ी, ये चैनल सही है, स्वस्थ काम कर रहा है, तो हमेशा हम वर्तमान में रहते हैं। और इनकी खासियत थी इच्छा शक्ति, इसकी खासियत है क्रिया शक्ति और इसकी खासियत है, विशेषता है कि दोनों शक्तियों में संतुलन।
इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में अगर संतुलन हो जाए तो हमारे सारे कार्य, सारे डिसीजन अच्छे होने लगते हैं। तो मैंने आपको ये 3 लाइनें समझाई। दूसरा, बीच वाली लाइन पे 7 चक्र बने हुए हैं फूल जैसे। हर चक्र की पंखुड़ियों की संख्या है। जैसे पहले वाले की 4 है, दूसरे वाले की 6 है, तीसरे वाले की 10 है, ये चौथे वाले की 12 है, पांचवें की 16 है, ये छठे की 2 है, और जो सबसे आखिरी में 7वें पे है उसकी सहस्त्र है, हजारों पंखुड़ियाँ। तो इसका मैं बस 1 मिनट में समझा दूं। अगर सबसे नीचे से शुरू करें, ये पहला चक्र है, इसका नाम है मूलाधार, और इसकी खासियत है इनोसेंस यानी अबोधिता। इंसान में अबोधिता बहुत जरूरी है, एक पावर होती है, अगर वो है तो हम हर चीज़ को बहुत ही पवित्रता से और अबोधिता से देखते हैं। और इसके बाद हम चले, ये दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं, और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता। अगर हर इंसान अपने जीवन में कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छी ड्राइंग बनाता है, वो इसी शक्ति से होता है। कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा डिजाइनर है, वो इसी की शक्ति से होता है। और शुद्ध ज्ञान, हमारे जीवन में जो भी ज्ञान है, क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है, अगर ये चक्र सही से कार्य कर रहा है तो हम सारे शुद्ध ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। नहीं सही से कार्य कर रहा है तो उसका उल्टा होता है। तीसरे चक्र पे चले, इसका ये नाभि चक्र है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पीस यानी शांति, अंदर से शांत हो जाना। इंसान के जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका नियंत्रण यहाँ से है। अगर ये चक्र स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए, तो हम हमेशा अंदर से शांत रहते हैं, हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं। इसके चारों तरफ ये ग्रीन एरिया है, हरे रंग का भाग, इसको हम लोग भवसागर कहते हैं, वाइड। और हमारे पेट के अंदर जितने भी गैस्ट्रेटिक जो ऑर्गन्स हैं वो सब इसी से नियंत्रित होते हैं, जैसे किडनी, लीवर और ये सब कुछ। अगर इसके आगे चले चौथे पे, इसका नाम अनहद चक्र है, और ये चक्र हमारे जो जीवन में, आम जीवन में प्रेम और करुणा, इसकी क्वालिटी यहीं से आती है। वैसे तो इसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं तो 12 और क्वालिटी है, लेकिन इंसान के अंदर प्रेम और करुणा की भावना, आत्मविश्वास की भावना इसी से जागृत होती है। ये सेंटर हार्ट, अनहद चक्र, बीच हृदय का चक्र कहते हैं। इसके आगे हम चले तो ये विशुद्धि चक्र है, इसकी 16 पंखुड़ियाँ हैं, और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कलेक्टिविटी यानी सामूहिकता। इंसान सामूहिक हो जाता है, सामूहिकता को एंजॉय करता है, सामूहिकता में की शक्ति को एंजॉय करता है। अगर इसके ऊपर चले तो ये है आज्ञा चक्र, 6ठे नंबर पे है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा की शक्ति। इंसान बोलता तो है कि हम क्षमा कर देते हैं, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन वो कर नहीं पाता है, और जब वो नहीं कर पाता है तो उसका पूरा ये सिस्टम बाधित रहता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। तो ये क्षमा की शक्ति यहाँ पे रहती है आज्ञा चक्र पे। और 7वें नंबर जो आखिरी चक्र है, ये है सहस्त्रार चक्र, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इंटीग्रेशन यानी कि समन्वय। इन सारे चक्रों में और सारी नाड़ियों में समन्वय इसी चक्र की वजह से होता है। अगर ये चक्र स्वस्थ है, सही से कार्य कर रहा है, संतुलन में है, तो हमारे सारे चक्र और सारी नाड़ियाँ अपना सही से कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरी चीज बताई। तो अब हम तीसरे नंबर पे जो हमने कहा था कि कुंडलिनी शक्ति, इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे टेल बोन में, रीढ़ की हड्डी में जो सबसे नीचे एक टेल बोन होती है, उसके ऊपर एक त्रिकोणाकार हड्डी होती है ट्रायंगुलर शेप में, और उसके अंदर ये शक्ति रहती है, इसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। और ये हमारे अंदर की एनर्जी विदिन, हमारे अंदर की मदर एनर्जी है, मातृ शक्ति है। होता क्या है कि हम जब माँ के पेट में 2.5 से 3 महीने के होते हैं हर इंसान, तो हमारे सिर के तालु भाग से प्रवेश करती है, और प्रवेश करते ही ये तीनों नाड़ियाँ और 7 चक्रों का निर्माण करती है। जब इसके बाद ही बच्चे के शरीर में प्राण शक्ति आती है, और ये लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक जागृत रहती है। इसके ऊपर नर्चर करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है। तो हमारे आम जीवन में क्या होता है कि जब इंसान समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार बहुत सारे ऐसे कुसंस्कारों को अडॉप्ट कर लेता है, तो ये शक्ति सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है, और फिर हमारे जो ये बचपन से लेकर के 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक ये सारे चक्रों और तीनों नाड़ियों का ये पोषण कर रही थी, ये पोषण करना बंद कर देती है। फिर हम इंसान कहता है कि हम परिस्थितियों का दास हो गए हैं। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। होता क्या है कि जब हम योग की इच्छा करते हैं, आत्म साक्षात्कार की इच्छा करते हैं, ध्यान की इच्छा करते हैं, आध्यात्म की इच्छा करते हैं, और किसी भी ऐसी शक्ति जिसने इसको बनाया है, ये उनके इनकारनेशन, उसके प्रतिरूप के सामने बैठकर इच्छा करते हैं, और दोनों हाथ खोल कर बैठते हैं, तो ये दोबारा जागृत हो जाती है। जब दोबारा जागृत होती है तो ये पुनः यहाँ से उठती हुई सहस्त्रार में आती है।
और सारे चक्रों का, सारी नाड़ियों का पोषण करती है, नर्चर करती है। और वही तभी हम कहते हैं कि हमारा योग हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आकर के कमल के रूप में फैल जाती है और चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति से एकाकार हो जाती है। इसी एकाकार की अवस्था को सहज योग में योग प्राप्त करना कहते हैं, सहज योगा कहते हैं। जैसे ही एकाकार होते हैं तो इंसान अंदर से शांत हो जाता है। उसके सिर के तालू भाग में सहस्त्रार पे शीतल परम चैतन्य लहरियों का अनुभव करता है। वही अनुभव वह हाथ के हथेली के बीच में करता है और उसका शरीर एकदम से शांत, स्थिर और संतुलन में आ जाता है। और फिर इंसान खुली आंखों से ध्यान कर सकता है, ध्यान की अवस्था पा सकता है, निर्विचार हो सकता है। और इसी निर्विचार अवस्था को पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मविदों ने निर्विचार चेतना कहा, ध्यान की अवस्था कहा। सहज योग में आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है। सिर्फ आपको शुद्ध इच्छा करना है और कुछ स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे चक्र और नाड़ियाँ हैं, उन पे ऐसे हाथ रखना होता है, कुछ प्रार्थनाएं कराते हैं और ये फोटो श्री माता जी के सामने आप बैठ करके अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे सहज योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।